ठीक है जी, क्वेश्चन ब्रेकडाउन वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब आप लोग आगे, आपने पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया, फिर आपने ग्लोबल वार्मिंग की काजेस को बताया। ये मैं आपको साथ साथ फॉल्ट बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। तो इस पे आपने कोई 2 पेजेस लिखे और फिर काजेस। अच्छा, लेट मी चेंज माई इंटरनेट कनेक्शन। तो जी, जो कि आपसे नहीं पूछी गई थी, कोई 2 से 3 पेजेस आपने इस पे बहुत मेहनत करके लिखे, बिल्कुल ठीक, गलत कुछ नहीं लिखा। और लास्ट पे इम्पैक्ट्स पे आप आ गए। और अब आपके पास टाइम नहीं बचा बिकॉज देर आर अदर क्वेश्चंस जिनको आपने अटेम्प्ट करना है, और पीछे सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। तो आपने इस पे हाफ 1.5 पेज लिखा और क्वेश्चन को फटाफट एंड कर दिया। अब अपनी तरफ से आपने ये बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, इसमें सारी आपने इनपुट्स दी हैं, काफी इंफॉर्मेशन लिखी है, काफी इसमें आपने फैक्ट्स भी लिखे हैं यू नो लेकिन मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपकी अप्रोच ठीक नहीं थी। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कि पेपर को अटेम्प्ट करने की एक अप्रोच होती है, ठीक है, कि आप किस अप्रोच से हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, टुवर्ड्स योर पेपर। एक होती है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, जिसमें आपने ये सब आपको सिखाएंगे कि आपने मार्जिन लाइन ड्रा करने हैं, आखिर पे निशान लगाने हैं, लाइंस लगानी हैं, बोल्ड मार्कर से लिखे फूल बूटे लगाने हैं, आपको सब सिखाएंगे। एक होता है पेपर को अटेम्प्ट करने की अप्रोच, आपको ये सीखनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये बड़ी ही रॉन्ग अप्रोच है, आप इस अप्रोच से जाएंगे ही नहीं पेपर की तरफ। सो कौन सी राइट अप्रोच है, अब वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। जब आपने इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया कि व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, तो इस पे सिर्फ 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए थे, दैट आर मोर देन एनफ। वो सिर्फ ये पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, वो इसकी डिटेल तो आपसे पूछ ही नहीं रहा। उसको चाहिए होती तो वो डिटेल में पूछता। उसने एक छोटा सा पार्ट बनाया है स्टार्ट पे क्वेश्चन का, सिर्फ आपसे एक आइडिया लेने का, कि जब मैं अगली डिटेल पूछ रहा हूं उससे पहले बच्चों के जहन में ग्रीन हाउस गैसेस आ जाएं। क्या उनको ग्रीन हाउस गैसेस का पता भी है या नहीं? जिसपे आप 2 पैराग्राफ लिखते, जब आप इस पे पैराग्राफ लिखते आप इस पे बड़ा प्यारा फ्लो चार्ट भी बना देते, 2 पैराग्राफ्स के दरमियान फ्लो चार्ट बनाते। फिर क्या होता? अच्छा, ये इस पॉइंट में मैं बाद में आऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ फ्लो चार्ट बनाए क्यों बनाए, किस वजह से बनाए, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो ये एग्जामिनर को एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता दैट यू नो वेरी वेल अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद आफ्टर राइटिंग 2 पैराग्राफ आप जाते कि हाउ ग्रीन हाउस गैसेस जो आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। सो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लिखना था, वो साइंटिफिक फिनोमिना जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लिखना था। कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर वहां एयर में मौजूद हैं, एयर ब्लैंकेट में, आपके एटमॉस्फेयर में, उनका क्या ताल्लुक है ग्लोबल वार्मिंग से, वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, वो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को ओरिजिनेट कर रही हैं, वो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को इनिशिएट कर रही हैं। हाउ they they were asking, basically the examiner was asking how। वो ये नहीं पूछ रहा था कि इंडस्ट्री की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। यहाँ पे आपको क्या लिखना था? आपको पहले एक पैराग्राफ लिखना था जिसमें आपने बताना था कि ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करी है, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड। पहले पैराग्राफ में आपको ग्रीन हाउस गैसेस से ग्रीन हाउस इफेक्ट का बताना था। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, और उसके बाद दरमियान में आप इसकी बहुत डिटेल में डायग्राम बनाते, एग्जामिनर को प्रेजेंट करते ग्लोबल वार्मिंग का सारा प्रोसेस, और सेकंड पैराग्राफ आप लिखते ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाउ फाइनली कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये आपका 1 पेज का बहुत ही अच्छा सा आंसर हो जाना था। अब आप कंपैरिजन करें
कि पहले मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स रखा है, यानी हाफ पेज पे रखा है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ऑफ कोर्स उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसने मांगी है, तो हम नेक्स्ट पेज में पूरे पेज जो स्टेटमेंट है या जो नेक्स्ट आपका पार्ट है उसमें हम पूरे पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो आइडियली आपके 2 पेज पूरे हो गए। नाउ अब आपको थर्ड पार्ट की तरफ जाना है, जिसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स को बताना है या आउटकम्स को। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और ऑलमोस्ट 15 मार्क्स आपको इसको एलोकेट करने हैं। और इसकी आपको डिटेल लिखनी है। आप 3 पेजेस पे लिखें, 4 पेजेस पे लिखें, ठीक है। सो इसको फिर आप 2 पेजेस पे ले जाते, 3 पे ले जाते, 4 पे ले जाते, और फिर आप अपने क्वेश्चन को एंड करते। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स ने कैसे अटेम्प्ट किया वो भी मैंने आपको बता दिया, आइडियली ये कैसे अटेम्प्ट होना चाहिए था वो भी मैं आपको बता दिया। सो माई नेक्स्ट पार्ट इज, जो जो मेरा फोर्थ मेन पॉइंट होगा वो ये है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जब आपको अप्रोच आ जाए, फिर क्वेश्चन को उसके बाद पूरा फाइनली पेपर पे डिलीवर करने का एक मेथड होता है। उस मेथड के बगैर आप क्वेश्चन को डिलीवर नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते। व्हाट इज दैट मेथड? उसमें आपके 4 से 5 मेन पार्ट्स हैं जिसको शामिल किए बगैर कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बगैर आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। द क्वेश्चन विल स्पीक, चीख चीख के आपको बताएगा कि आपने, शाबाश मुसद्दिक, ओके। तो क्वेश्चन जो है वो चीख चीख के आपको बताएगा कि मुझे इतना ही लिखे, बस बस, इसके बाद मेरी जरूरत नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। अभी मैंने आपको बताया कि इस अप्रोच को प्रैक्टिस करें, 5 6 7 8 10 क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट करें और वो अपने टीचर को चेक करवाएं, ठीक है। अभी आप कोई भी मेरे सामने स्टेटमेंट लिखे, उसको अभी हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आपको ब्रेक डाउन करना खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में बड़ी जो है ना क्लियर थिंकिंग होगी, आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, ठीक है। सो यू विड, अभी वही मैं तुम्हें आपको सिखा रही हूँ, जब मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको खुद ही पता चलेगा उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है। अच्छा, पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बगैर आप क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर सकते। इंट्रोडक्शन के बाद आइडियली 2 to 3 मेन आउटलाइंस होती हैं, जैसे 2 3 4, और वो बेसिकली वो पार्ट्स होते हैं जो एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड में हमने ग्रीन हाउस गैसेस को रखना था, थर्ड पे हमने प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को रखना था, फोर्थ पे हमने इम्पैक्ट्स को रखना था, ठीक है। और ये सेकंड 2 to 3 मेन आउटलाइन होती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेन आउटलाइंस, और लास्ट पे फिर आपको लिखना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के बगैर भी कभी भी आप क्वेश्चन को एंड नहीं कर सकते एब्रप्टली। यू कैन नॉट योर एंड योर क्वेश्चन, ये बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट है और बड़ा ही इरिटेटिंग है। आपने बहुत अच्छा लिखा और आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, इम्पैक्ट्स के बाद आपने ब्रेक डाउन लगा दिया, ब्रेक लगा दी, समझ नहीं आ रही कि बात खत्म कैसे हुई है। बात को खत्म करने का बच्चों कोई तरीका होता है, इससे से इरिटेशन होती है और आपको 20 से 14 नंबर मिले, ठीक है। दिल खुश नहीं हुआ ना मेरा, आपको पता ही नहीं बात को कैसे खत्म करना है। लेकिन आपने कंक्लूजन लिखा है एंड यू हैव एंडेड वेरी वेल, आपने बड़े अच्छे से अपनी बात को खत्म किया है। मैं ऑटोमेटिकली आपको 17 पॉइंट्स दूंगी, मतलब मेरा दिल चाहेगा कि मैं आपको 17 नंबर दूं, बिकॉज यू हैव मेड मी हैप्पी। आई मतलब मुझे पेपर को देख के ही पता चल गया कि आप बड़े मेच्योर कैंडिडेट हैं। योर अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर tells the examiner the maturity, the level of maturity, the maturity level of your preparation even, कि आप अपनी प्रेपरेशन के किस मेच्योरिटी लेवल पे हैं। तो वो चीज एग्जामिनर को कैसे कन्वे होती है? योर अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बताती हूँ। मैं इन सारे क्वेश्चंस को ले लेती हूँ अभी। लेट मी एंड माई लेक्चर, ठीक है। सो ये आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि इंट्रोडक्शन आपको 1 पैराग्राफ का लिखना है। इंट्रोडक्शन में ब्रेक नहीं देनी। जैसे अगर आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन, ये आपने इंट्रोडक्शन की लाइन लिख दी और इसको आपने जो है वो
डबल आउटलाइन बना के इसको आपने अच्छा सा करके लिखा। अब यहाँ से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, सो ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह चलेगा और ये यहाँ पे जाके एंड हो सकता है, ठीक है। ये मे बी ये आप ये यहाँ से स्टार्ट कर लें, यहाँ पे स्टार्ट कर लें। सो वन पैराग्राफ इज मोर देन एनफ। चाहे ऐसे के अलावा ये दुनिया का आपका कोई भी पेपर है, आपने पेज का हाफ ही लिखना है बस। इफ दिस इज योर पेज, इफ दिस इज योर पेज, ये दिस इज योर पेज, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या उसके स्टेटमेंट आप लिख रहे होते हैं, फिर यहाँ से आप अपना आंसर स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म होना चाहिए हर सूरत। नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने से पहले अबव 5 to 6 लाइन आपका इंट्रोडक्शन एंड होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बड़ा और खुला लिखते हैं, तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन का स्टार्ट ही, और मैं जो कि मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा तरीका है, वो इंट्रोडक्शन का स्टार्ट ही हाफ ऑफ द पेज पे ले आते हैं ना, मतलब लोअर हाफ ऑफ द पेज पे, और फिर वो लास्ट वाला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिख के, और फिर उसके बाद वो जो नेक्स्ट पेज होता है, ये जैसे जो नेक्स्ट पेज, फिर वो जो सेकंड मेन आउटलाइन है वो फिर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं। बच्चों ये बड़े जबरदस्त मेथड है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपको फॉलो करने हैं पेपर अटेम्प्ट करना। इसको डोंट टेक इट लाइट, इसको प्रैक्टिस करें। पेपर में जब आप बैठे तो आपके जहन में ये चीजें हों, आप ये इनपुट ऐड करें पेपर में। आप पेपर में बैठे, आपके सामने आपकी प्लानिंग हो, आपके माइंड में ये हो कि मैंने सेकंड हाफ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज से प्रॉपर सेकंड मेन आउटलाइन स्टार्ट करनी है। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एंड करें, तो आपके माइंड में ये हो कि मैंने कोशिश करनी है कि जो कंक्लूजन है वो मेरा लास्ट पेज के सेकंड हाफ पे आए, सो दैट नेक्स्ट पेज से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं। और अगर ये नहीं हो रहा, द नेक्स्ट टेक्निक इज दैट कि ये आपका लास्ट पेज है, यहाँ पे आपका कंक्लूजन कहीं खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, यू विल क्रॉस दैट स्पेस। कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, ये एफपीएससी का पेज है, आपका नहीं है। उसको खाली नहीं छोड़ना, उसको क्रॉस करें, उसको क्रॉस करें। ये एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है। यू नो वेरी वेल कि प्रॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो मुझे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करनी है। आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा चीजें डिसिप्लिन में आप लेके चल रहे हैं, बड़ा आइडियली आप मैनेज कर रहे हैं, ये आपके मैनेजमेंट को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये अब बात होगी इस पे। तो माई नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, जो अगला आपका नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, वो ये कि एब्रप्टली यू हैव नॉट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अभी मैं आपको समझाती हूँ ये क्या चीज है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एब्रप्टली आप मूव नहीं कर सकते। इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर ग्रीन हाउस गैसेस, ये पहला पार्ट था या ये पहला पॉइंट था। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट था, और उसके बाद इम्पैक्ट्स, ये थर्ड पॉइंट था। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, देर इज नो इन अप्रोप्रिएशन इन दैट पॉइंट, क्योंकि दीज आर लिंकिंग पॉइंट्स, ये ऑलरेडी लिंकिंग पॉइंट्स हैं, ये ऑलरेडी स्टोरी के फॉर्म में है। पहले हम यही देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, फिर हम दूसरे नंबर पे यही बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है। तो ऑलरेडी स्टोरी चल रही है, जस्ट लाइक अ नॉवल। मैं अगर आपका पेपर पढ़ रही हूँ, तो वो इतने फ्लो में हो कि मेरे जहन में पिछली इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर नेक्स्ट, उसके ऊपर नेक्स्ट, उसके ऊपर नेक्स्ट, मुझे दरमियान में कहीं कोई ब्रेक ना मिले, मुझे ऐसे ना लगे कि अभी तो ये बात चल रही थी, अब मैं किस बात पे चली गई हूँ, मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन आए। जितना आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे, इतना आप बेसिकली खुद को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओके। अब आपने, लेकिन थर्ड पॉइंट आ गया इम्पैक्ट्स का, तो बड़ा ही अब्रप्ट जो है ना मूव है फ्रॉम सेकंड पॉइंट टू थर्ड पॉइंट। व्हाट यू शुड डू, व्हाट विल यू डू, एनीवन? कोई सजेस्ट करेगा कि आपको किस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करना है? ठीक है, कनेक्टर यूज करेंगे, और वो कनेक्टर क्या होगा? एग्जैक्टली,
माहीन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुसद्दिक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विद हेडिंग ऑफ कोर्स असगर, विद हेडिंग बट विद द लिंकिंग पॉइंट, एंड लाइन पे कनेक्टिंग लाइन लिखेंगे। एक लाइन लिखने से खैर गुजारा नहीं होगा, पिछले वाले के साथ कनेक्शन, हाँ वही पूछ रही हूँ, कनेक्शन कैसे करेंगे ना। सो कनेक्शन करने का तरीका होता है, जो दरमियान वाली चीज एग्जामिनर ने छोड़ी होती है ना, जो लेफ्ट ओवर होती है, उसको दरमियान में इम्बाइब करना होता है, उसको दरमियान में पुट करना होता है, और उस पे एक पैराग्राफ लिखना होता है, या उस पे एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, स्टोरी को उसी फॉर्म में चलाने के लिए, स्टोरी डिस्टर्ब ना हो दरमियान से, आप क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस के बाद, यहाँ पे एंड हो गया प्रोसेस, यहाँ पे आउटलाइन देंगे, ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस जब एंड हो गया, यहाँ पे आउटलाइन देंगे, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज यू नो हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर लाइफ, फॉर प्लैनेट अर्थ, किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं। और उस पे आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और उसको आपने सिक्वेंस करके लिखना है, या आपको लग रहा है कि मतलब मेरे पास पेज नहीं है, या आपको लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा है, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन लिख नहीं सकती, मेरा टाइम जाया हो रहा है, तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज वन पैराग्राफ इज मोर देन एनफ। ठीक है, आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, उससे क्या होगा कि आप सिर्फ 5 से 6 लाइंस में, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट आप ऐसे में लिखते हैं, 5 से 6 लाइंस में आपको ये पता चलेगा, एग्जामिनर को या मुझे या आपको खुद पढ़ते हुए ये पता चलेगा, ओके दिस इज हाउ यू आर ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड देन यू शुड पुट अ राइट ऑन योर द मेन स्टेटमेंट विच इज कमिंग नेक्स्ट, और उसके बाद लास्ट पे फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन के बगैर कभी भी आपने एंड नहीं करना किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी क्वेश्चन को। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ एंडिंग द क्वेश्चन। ओके, अच्छा बच्चों, माई नेक्स्ट पॉइंट, माई जो द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट, कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, दरमियान में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए कि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब खुद बच्चों के पेपर चेक कर रही होती हूँ, तो मैं ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको मैं एक नजर देखूं और मुझे पता चल जाए कि इसको कुछ आता भी है या नहीं। मैं लिटरली ढूंढ रही होती हूँ इस चीज को ना। सो अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द एग्जामिनर। अब मेरे जैसी यंग लड़की तो आपका पेपर चेक नहीं कर रही होगी, वो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, वो जैसे वो एनको वाले बाबे हैं, दे आर द एज ऑफ योर फादर, वो हार्ट पे उनको ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको डायबिटीज भी हो सकता है, उनको हार्ट बीट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब कोई भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है जो कि उम्र का तकाजा है। और वो आपका पेपर पढ़ रहे हैं जहां पे खिचड़ी पकी हुई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, उनको नजर का मसला भी हो सकता है, आप कभी वो दूर की ऐनक लगा रहे हैं, कभी वो नजदीक की ऐनक लगा रहे हैं। डोंट डू दिस टू द एग्जामिनर, फैसिलिटेट योर एग्जामिनर। एग्जामिनर को दिखाएं कि आपको क्या आता है। ठीक है, हो सकता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली हो सकता है। तो अच्छा, इस स्टेज पे बीवी से बेसिकली लड़ाई नहीं होती, जब आप 60 क्रॉस कर जाते हैं, इस स्टेज पे बच्चों से लड़ाइयाँ होती हैं, खासतौर पर बेटों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो जवान बेटे होते हैं ये वो। खैर बहरहाल, द प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन पाकिस्तान। अच्छा, तो आप उसको दिखाएं कि भाई मुझे आता है, ये देख लो। जब वो आपका क्वेश्चन पढ़ रहा है, वो ऐसे फ्लो में जान रहा है, उसको एकदम से कोई बड़ा सा चार्ट मिल गया और देख के दिल खुश हो गया। उसमें आपने यहाँ पे बता दिया आउटकम्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सो यहाँ पे आपने आउटकम्स को डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ह्यूमैनिटी सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और नीचे आपने ये पॉइंट लिखा है। बस मतलब मुझे पता चल गया, आई नो कि यू हैव द कमांड ऑन द आउटकम्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर जहां पे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पे आपने बहुत ब्रॉडर ब्लैक बोल्ड मार्कर से, पॉइंटर से लिख दिया कि कितने परसेंट आपका एनुअल लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आपने अपने नेशनल इकोनॉमिक सर्वे से लिया, और ब्रैकेट में नेशनल इकोनॉमिक सर्वे भी लिख दिया।
ये जब फिर उसके बाद मेरी इस पे नजर पड़ेगी, बाकी मैं तो नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। बिकॉज यू आई नो वेरी वेल कि ये वो चीज है जहां पे आपने मेहनत की है। इस चीज को पिक करने में, इस फैक्ट को ढूंढने में, वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने पे जो आपकी मेहनत है, मैं उसका रिवार्ड आपको दूंगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले विद द एग्जामिनर। आपने नंबर लेने हैं, उधर लिख लुख के सादा नहीं आ जाना, ठीक है बच्चों। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है वो ये है कि पेपर की जो मार्किंग होती है वो बताती है कि आपके क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन के लेंथ की तरफ आने लगी हूँ, फिर मैं फाइनली इंट्रोडक्शन की तरफ जाऊंगी। क्वेश्चन की लेंथ आपको कैसे डिसाइड करनी है? देखिए, एक होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक होता है 20 मार्क्स का, दरमियान में 15 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आइडली 2 to 3 पेजेस पे होना चाहिए, ठीक है, मतलब वन साइड ऑफ द पेज एंड द अदर साइड, और फिर वन साइड, तो ये 2 to 3। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आइडली 3 to 4 पेजेस पे, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन 6 to 7 पेजेस पे होना चाहिए। ये एक आइडियल डिवीजन है। अब ऐसा है कि 5 नंबरों की क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें ऐसा पूछ लिया जिसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप 2 to 3 पेजेस पे नहीं लिख पा रहे उसको, मतलब आपको लग रहा है कि ये 3 से 4 मस्ट बनेंगे। और जीएससी के पेपर में यही होता है, बच्चों का हमेशा क्वेश्चन रह जाता है अगर लेंथी पेपर है, क्योंकि एक क्वेश्चन के आगे 4 पार्ट्स होते हैं, 5 5 5 5। इसी को अटेम्प्ट करते करते वो कोई 10 पेजेस बना देते हैं, 10 से 12 पेजेस इसके बन जाते हैं, बाकी टाइम नहीं बचता, फिर मैथमेटिकल पोर्शन भी करना होता है, क्योंकि बेसिकली वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। So the best way to squeeze the information is that present your knowledge in the form of flowchart, in the form of diagram, in the form of chart, in the form of box. Whatever it is जिस पे आपकी कमांड है, उस फॉर्म में आप उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लिखनी पड़ गई हैं, आप ना लिखें, आप पैराग्राफ लिखें ना, आप लिखें काजेज, ये आपने आउटलाइन ऊपर दे दी, आप यहाँ पे लिखें फर्स्ट काज, उसकी मेन आउटलाइन दें, ठीक है। उसी के सामने यहाँ पे छोटा छोटा 3 4 लाइन में, जैसे ऐसे लगे जैसे एक छोटा सा बॉक्स बनाया इसके साइड पे डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें क्विकली, 2 to 3 लाइंस में। फिर आप यहाँ पे लिखें सेकंड काज, उसको यहाँ पे मतलब उसकी सेकंड काज लिखें, और उसको यहाँ पे 2 to 3 लाइंस में बिल्कुल इसी तरह पेज पे स्प्रेड करें, ठीक है। जैसे इफ दिस इज योर पेज, ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट काज लिख रहे हैं इससे, ठीक है, यहाँ पे इतनी फिर उसकी इंफॉर्मेशन हो जाए, सेकंड यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये पेपर वैसे भी प्रेजेंटेशन ही बड़ी खूबसूरत हो जाएगी ना। अपने पेपर को पावर पॉइंट बनाए, पावर पॉइंट का कैनवस बनाए, उसको प्रेजेंटेशन बनाए, बाकियों से अलग लिखें। पैराग्राफ में 1 काज, 2 काज, 3 काज और लंबे लंबे पैराग्राफ सब लिख रहे होंगे, आपने वैसे नहीं लिखना। या फिर सिंपली इसका फ्लो चार्ट बना दे, ठीक है, इस तरह करके फ्लो चार्ट बना दे, या इस तरह करके फ्लो चार्ट बना दे, ऐसे करके, या यहाँ पे काज लिख के इस तरह वाला फ्लो चार्ट बना दे। सो मेक योर पेपर द कैनवस ऑफ पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन अच्छी करें, ठीक है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन को 2 से 3 पेज पे रखने के लिए आपने क्या करना है, इन चीजों का सहारा लेना। सेम इज द केस विद द मार्किंग ऑफ 10 पॉइंट्स। आपने कोशिश करनी है आप चौथे पेज से आगे ना जाएं, ये आपके आपके फेवर में नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आपके पास टाइम है ही नहीं कि आप इस पे 6 7 पेज लगाएं। तो ट्राई टू स्क्वीज द इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हैं, तो उसको 7 पेजेस तक आप लाजमी लेके जाएं। अगर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन इसमें कम है, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि फ्लो चार्ट ज्यादा ना बनाएं, उससे अवॉइड करें, इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। जी ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात की समझ आ गई। तो जब आप 6 से 7 पेजेस पे लिख रहेंगे होंगे, फिर आपको ये पूरे करने हैं। फिर आप सिर्फ 2 फ्लो चार्ट से काम चला सकते हैं, एक डायग्राम से काम चला सकते हैं, बोल्ड मार्कर से आउटलाइन अपनी ज्यादा अच्छी अच्छी बनाएं, ठीक है, प्रेजेंटेशन के स्टाइल को चेंज करते रहें,
लेकिन उसमें ज्यादा जो है वो फ्लो चार्ट्स को ना लेके आए। प्रेजेंटेशन का स्टाइल कोई ऐसा बनाए कि ऑटोमेटिकली उसमें पेज कवर हो और इंफॉर्मेशन भी अच्छी दें, ऑफ कोर्स। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका लेंथ और ये सारा 7 पॉइंट्स। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं लिखना आता स्टूडेंट्स को। बच्चों, इंट्रोडक्शन लिखने का एक तरीका है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो कुछ आपके क्वेश्चन में किसी ने आपसे पूछा है उसको एक समरी में कन्वर्ट कर देना, और वो समरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही बन सकती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही वो समरी बनेगी, ठीक है, कहीं और से वो समरी नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मुझे निकाल लेने थे गूगल से जीएसए का पेपर। इसमें मैंने एक स्टूडेंट को एक इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया था, सो दैट्स व्हाई आई नो कोई रिलेशनशिप था बिटवीन सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हम्म। अच्छा जी, अभी टाइम भी थोड़ा ही रह गया आप लोगों के पास। जी, अच्छा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रिलेशन बिटवीन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज वाले पार्ट में से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली उसने सेल, टिश्यू और ऑर्गन का आपस में रिलेशनशिप पूछा है एग्जाम्पल्स के साथ। मतलब एक लेवल ऑफ हायरार्की उसने पूछा है, इनके अंदर एक पूरा इंटरेक्शन पाया जाता है। ठीक है, इनमें स्ट्रक्चरल हायरार्की भी है, फंक्शनल हायरार्की भी है। जो आपकी फाउंडेशन है वो सेल्स हैं, सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ऑफ द बॉडी है। सेल्स हमेशा मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और इनके दरमियान स्ट्रक्चरल हायरार्की के साथ साथ फंक्शनल हायरार्की भी है। ये एक दूसरे के फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, लीड करते हैं। बेसिकली उसने वो आपसे रिलेशन पूछा है। अब आप इसी स्टेटमेंट को लेके इस पे 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और उसके बाद उस स्ट्रक्चरल हायरार्की पे जाएंगे, जिसमें आप उस स्ट्रक्चरल हायरार्की को डायाग्रामेटिकली शो भी करेंगे। लेट मी यू नो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट शुड बी योर इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन बच्चों इस पे लिखने की कोशिश करें। मैं अगर इस क्वेश्चन पे इंट्रोडक्शन लिखती तो मैं इस पे इंट्रोडक्शन ऐसे लिखती, सेल से मैं स्टार्ट करती। सेल इज द फर्स्ट पार्ट, मैं ऐसे स्टार्ट करती, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड, इसको आप साथ साथ नोट डाउन कर लें, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल्स, क्योंकि मैंने अपनी फाउंडेशन इस पे रखी है। नाउ व्हाट दे डू बेसिकली, सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज, यही तो एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, दे यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन्स। ठीक है, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म व्हाट, ऑर्गन्स। ओके, ये मैंने उसको एक सिंपल बेसिक कॉम्बिनेशन बताया, बट व्हाट इज इट, स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन। अब मैं उसको फंक्शनल की तरफ लेके जाऊंगी। दीज आर बेसिकली, ये जो सेल है, ये जो टिश्यू है, ये जो ऑर्गन्स हैं, एंड दे आर यूनाइटिंग टू फॉर्म द अदर लेवल। बेसिकली नो व्हाट आर दीज आर डिफरेंट
levels of organizations, your organization found in living organisms। ठीक है, ये है क्या? अब मैंने उसको एक लाइन में ये एक्सप्लेन किया है कि ये सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, जो सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बना रहे हैं, बेसिकली ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। वाई? वाई मैं ये बता के अपनी बात एंड करूंगी। ईच लेवल, असल में वो यही पूछ रहा है, इनका रिलेशन पूछ रहा है ना। ईच लेवल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, हर लेवल एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। एंड फाइनली, एंड इज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ठीक है, हेयर आई विल एंड माई इंट्रोडक्शन। कि हर लेवल जो है वो एक खास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं एंड बेसिकली दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। कैसा इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखा है? अगर आप होते तो क्या ये इंट्रोडक्शन ना लिखते? फॉर मी इट इज द बेस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन जो बीइंग अ स्टूडेंट आप एक एग्जामिनर को दे सकते हैं। उसके बाद जो मैं काम करती हूँ वो ये करती हूँ, मैं एक ट्रायंगल ड्रा करती, ठीक है, इस तरह से, जो कि बहुत ही बुरी मैंने ड्रा की है। बच्चों, इंट्रोडक्शन नोट किया आपने? नोट कर लें, फिर आपको ना वो मिल जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सेल, दिस इज टिश्यू एंड दिस इज ऑर्गन। ठीक है, ये दिस इज सिंपलेस्ट लेवल जो मैंने उसको अपने इंट्रोडक्शन में बताया है, दैट दीज आर डिफरेंट लेवल्स, एंड दिस इज कम्प्लेक्स लेवल। सो यहाँ पे मैं आपको उसको ये भी बता रही हूँ कि ये सिंपलेस्ट है या कम्प्लेक्स है। और नीचे इसकी जो मैं आउटलाइन देती, जहां पे जो आप रेफरेंस देते हैं फिगर का, वहां पे मैं लिखती स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हायरार्की इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये मेरी इसकी आउटलाइन होती है। इसको मैं ऊपर भी लिख सकती थी, नीचे भी लिख सकती थी। अब उसने कहा था विद एग्जांपल्स, ऑल्दो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज इन 3 पैराग्राफ्स, अलहदा से मेरी थर्ड मेन आउटलाइन होगी जिसमें मैं अलहदा से सेल डिस्क्राइब करूंगी विद एग्जांपल, टिश्यू डिस्क्राइब करूंगी विद एग्जांपल। लेकिन मैं इसी डायग्राम में एग्जामिनर को सारी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आगे मैं सिर्फ 3-3, 4-4 लाइन में लिखूंगी और मैंने तीसरे पेज पे इस क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली एंड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, सेल की एग्जांपल में दूंगी कि वेरियस सेल्स यू नो यूनाइट टू फॉर्म यू नो नेफ्रॉन। ठीक है, या वेरियस नर्व सेल्स, प्रॉपर मैं किसकी एग्जांपल दे रही हूँ? नर्व सेल की। अब मैं पूरी हायरार्की नर्वस सिस्टम की लेके चलूंगी। ठीक है, जो नर्व सेल्स होते हैं वो बेसिकली नेफ्रॉन बना रहे होते हैं। नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये मिलके नेफ्रॉन टिश्यूज बना रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये बहुत डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को असिस्ट करने के लिए। और जो नेफ्रॉन टिश्यू है, इट देन फर्दर फिल्टर द यू नो सॉरी, डोंट राइट नर्व सेल्स हियर। नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यस, हाँ, एग्जैक्टली, दीज आर नॉट न्यूरॉन्स। अच्छा, तो ये जो वेरियस सेल्स ही फिर आप इधर लिखें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कंफ्यूज कर रही थी विद द नर्व्स। सो नेफ्रॉन इज द पार्ट ऑफ द किडनी, बेसिकली द बेसिक पार्ट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है, और ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है, यूरिनेशन में, वो सारा प्रोसेस जो भी डिटेल में है। तो बहुत सारे वहां पे सेल्स मिलके एक नेफ्रॉन बना रहे होते हैं। अब वो जो जितने भी सारे सेल्स हैं वो आपको ऑफकोर्स किडनी के अंदर मिलेंगे और उससे बन रहा होता है नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन होता है ये क्या कर रहा होता है? इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन कैसे हो रही होती है? बेसिकली इट फिल्टर्स द ब्लड, इट फिल्टर्स द ब्लड।
और ब्लड के अंदर जितना वेस्ट पार्टिकल है, जितना आपका एक एक्स्ट्रा जो आपके अंदर है, उस सब को ये फिल्टर आउट करके उसमें ले आता है डिफरेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, फिर वो आपकी जो फाइनल वाटर ट्यूब है उसमें, और ये सारा यूरिनेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। और साथ साथ ये रीएब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है, जिसमें बहुत सारे साल्ट को, बहुत सारे मिनरल्स को, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, जिसमें लगता है नेफ्रॉन को कि आपकी बॉडी को जरूरत है, तो वापस उनको रीएब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। इसके बेसिकली 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और फाइनली जो है वो कलेक्शन, जो है कलेक्टिंग डक्ट है। अच्छा, अब यहां पे बन गया किडनी। नेफ्रॉन टिश्यूज यूनाइट टू फॉर्म किडनी। सो व्हाट इज किडनी? किडनी इज एन ऑर्गन। और किडनी से ऊपर क्या आएगा? आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। अच्छा, किडनी क्या करता है? यहाँ पे साथ साथ हम फंक्शंस लिख रहे हैं। इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड, यू नो from of course from your blood into the ureter and from your body to the outside। तो ये आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है। इट परफॉर्म्स एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या परफॉर्म कर रहा होता है? एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है। ऑफ कोर्स